नहीं नहीं, पढ़ाई जरूरी है। पहले पढ़ाई कर लेते हैं। आ, चलो यही कर लो आज, थक जाना तो बता देना। हाँ, पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई उसके बाद सब। वो तो आखिरी में है ना आपका फंड है आज, क्या बात कर रहे हैं। पहले पढ़ाई, फिर ये सब बाद में, आइए। नहीं नहीं, जैसे, बिल्कुल बिल्कुल आपकी फरमाइश सुनी जाएगी, लेकिन 10 मिनट पहले क्लास के, है ना, पहले। और वो भी एक शर्त है, अगर आपने पूरे क्लास के दौरान बिल्कुल आवाज किए बिना पिन ड्रॉप साइलेंस से पढ़ाई करी तो बिल्कुल, हाँ, आओ। पढ़ाई, पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी है आप सबके लिए। अच्छा, अरे बिल्कुल आपने कह दिया, बस सब होगा, बस 10 मिनट लास्ट में, है ना, मतलब आपके लिए कोई बात है क्या यार, है? आप जो कहो सब आपके लिए, बस पहले पढ़ाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मान के चलता हूं आप सबने एक्सरसाइज 1 कर लिया होगा। बस अभी उतनी एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने की आवश्यक, मैं होमवर्क खूब दे देता हूं, लेकिन जितना आप कर लो, मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कर लो, 3 कर लो, आपके नीट के लिए बहुत है। बशर्ते जब रिवीजन का होमवर्क देता रहूं वो जरूर करते रहे। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा टॉपिक और इलेक्ट्रो में बचा है, जब इतना पढ़ा है तो उसे क्यों छोड़ू के चक्कर में, वो भी एक बार डिस्कस कर दूं, 10 से 15 मिनट लगेंगे और फिर अपन ये चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। मैं जो डिस्कस करूंगा एक बहुत बेसिक सी बात होगी, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे कंसेप्ट छुपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करना। लास्ट क्लास में हम लोग बैटरी की बात, बिल्कुल 1 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो फिर मस्ती करेंगे, ठीक है। अब पढ़ाई के मूड में आ जाओ, है ना। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं सबसे आखिरी सेक्शन में चल रहा हूं, जहां कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं, और एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज कोरोजन और फ्यूल सेल। उसमें किन किन बातों को समझना है, क्या क्या आपको दिमाग में रखना, वो सुनना। एक बार अगर लॉजिक और कंसेप्ट कैच कर लोगे तो कैसे सवाल बनते हैं सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करोजन, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करोजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक बचा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार उसे खत्म कर लेते हैं, फिर आगाज करते हैं एक नए चैप्टर का। तो अगला जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज करोजन। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा और मेरे एक एक चीज को समझना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई छोटी सी मूवी दिखाई जाती है और फिर आपसे उसमें बेस सवाल पूछे जाते हैं। इमेजिन करो वही चल रहा है और उस मूवी के कोई सस्पेंस वाली मूवी होती है, उसमें एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करना है, और किसी भी एक स्टेप के गायब होने से, मतलब अगर वो स्टेप नहीं हुआ तो फिर हर इवेंट ऑटोमेटिक वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको लिंक करना है, समझना मैं क्या कहने वाला हूं। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज करोजन। ऑनलाइन वाले सुन रहे हो ना, बस बस ठीक है, आ जाओ। तो करोजन बेसिकली है क्या, एक बहुत जनरल सा वर्ड है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से सरफेस का रिमूव होना, किसी भी ऑब्जेक्ट से सरफेस का रिमूव होना, उसे कहते हैं करोजन। फॉर एग्जांपल आज हम सबके सामने दीवारें हैं और देखा जाए तो दीवारें भी करोड हो चुकी हैं, अगर किसी का भी सरफेस निकल जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड करोजन। करोजन दुनिया में हर ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ये वही वाली बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, तो उसका सरफेस कहीं ना कहीं थोड़ा घिस ही सकता है, और जहां भी थोड़ा बहुत सरफेस में कुछ भी रिमूवल होगा दैट इज द जनरल वर्ड कॉल्ड करोजन। करोजन दुनिया के हर मेटल का होता है, हर मेटल का होता है, अरे गोल्ड तक का होता है, गोल्ड तक का होता है, हर चीज का कोरोजन होता है। और कोरोजन होगा ही होगा, जहां सरफेस है कुछ न कुछ वो सराउंडिंग से टकराएगा, कुछ न कुछ रिमूवल थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। कोरोजन का मतलब है सरफेस का रिमूवल, सरफेस से कुछ भी अगर चला जाता है तो प्यारे बच्चों उसे हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन एक बहुत जनरल वर्ड है, लेकिन आज इस कोरोजन में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रस्टिंग। क्या नाम है, मतलब कोरोजन कॉपर का हो सकता है, कोरोजन सिल्वर का हो सकता है, कोरोजन दीवारों का हो सकता है, कोरोजन किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन। और आयरन के कोरोजन को ही क्या कहते हैं, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि इंडिया का कोई अपना जो सबमरीन है, कोई जहाज है, उसे खत्म करना पड़ा, उसे बेचना पड़ा, उसे मतलब डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और कहते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, बड़े से बड़े जहाज खत्म हो जाने की, उसके पीछे का मात्र एक कारण होता है कोरोजन। जब जहाज नया नया होता है तो उसकी एक अलग एबिलिटी होती है, लेकिन जब वही 25-50 साल पुराना हो जाता है, जहाज पूरा खत्म हो जाता है, और आप यकीन नहीं करोगे पूरे जहाज के खत्म होने का कारण होता है मात्र एक छोटी सी वजह, क्या है,
करोजन। अगर कभी आपके गांव कस्बे शहर में कभी पुल बनता हो, तो ऐसा आपने सुना होगा, अरे उस पुल की उम्र 100 साल है। ऐसा कभी सुना कि नहीं सुना? ऐसा कभी आपने सुना होगा उस पुल की उम्र 150 साल है, 75 साल है, वॉट एवर। ऐसा कभी, अरे वो पुल की उम्र हो चुकी है, बस जाने वाला है, उधर से गाड़ी मत चलाना, ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ? खैर, ऐसा अक्सर बोला जाता है, बड़े से बड़े पुल खत्म हो जाते हैं और मात्र कारण होता है एक करोजन। ये करोजन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आज इस समस्या में भी मैं आपको एक समाधान का दीपक दिखाऊंगा। ध्यान से देखना कैसे आता है। ये समस्या जरूर है, लेकिन मैंने कहा था इस चैप्टर की शुरुआत में, दुनिया में अगर कहीं पे भी रेडॉक्स है, दुनिया में कहीं पर भी रेडॉक्स है, तो भाई साहब बल्ब जलाया जा सकता है। और शायद मैंने कुछ ऐसे कहा था, किसी पुल में जंग लग रही होगी और आप वहां बल्ब जला रहे होंगे। मैं क्या कहने वाला हूं, आइए सुनते प्यारे बच्चों। तो हम डिस्कस करने वाले करोजन, उसमें भी क्या डिस्कस कर रहा हूं, रस्टिंग, दैट इज करोजन ऑफ आयरन। क्यों होता है करोजन, कैसे होता है करोजन, कितने कारण है जो करोजन को सपोर्ट करते हैं, कितने कारण है जिनसे करोजन को रोका जा सकता है, इन सभी पहलुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बता दूं करोजन होता क्या है। अगर किसी समस्या का समाधान ढूंढना है, तो सबसे पहले समस्या को ढंग से समझो, ऐसा कहा जाता है। जब तक आप समस्या नहीं समझोगे, तब तक समाधान भी आप ढूंढ नहीं सकते हो। और अगर समस्या को ढंग से समझ गए, तो समाधान भी अपने आप नए नए आते हैं। बोलो हाँ या ना। ये करोजन जो शायद आज हम सबके लिए अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंसान के द्वारा बनाई गई कृतियां तबाह हो जाती हैं, और कारण मात्र एक होता है करोजन। देखता हूं आप इस करोजन को रोकने का कोई नया साधन ढूंढ पाते हो कि नहीं। आओ मैं आपको समझाता हूं करोजन क्या होता है। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने एक आयरन का ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? और इमेजिन करते हैं इस आयरन के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कहीं ना कहीं से मॉइस्चर आ गया। इसे मॉइस्चर कहो, यानी इसे आप पानी भी कह दो चलेगा। लोहा है, लोहे के ऊपर मॉइस्चर है। ये जो मॉइस्चर है प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। बोलो हाँ या ना। एक एक चीज को कनेक्ट करना, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सारा फंडा नहीं होता। एक एक चीज को कनेक्ट करना, मैं लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा, देखता हूं कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। आज ऊपर एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? है। एटमॉस्फेयर में गैसेज है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में केवल O2 है कि न जाने कौन कौन सी गैस है। लेट्स इमेजिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे CO2 भी है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, न जाने क्या क्या है। बोलो हाँ या ना। एक बात बताओ, ये जो गैसेज होती है पानी में घुलती है कि नहीं घुलती है? मैंने कहा था यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है, कोई ज्यादा तो कोई कम घुल पाती है। हाँ, जो रिएक्शन कर पाती है वो ज्यादा घुल पाती है, लेकिन जो रिएक्शन नहीं कर पाती है वो भी घुल। सबको याद है कि नहीं याद है? बताओ आज इस पानी में O2 घुलेगा कि CO2 घुलेगा, SO2 घुलेगा? सब घुलेंगे। मतलब आप कहीं ना कहीं इस बात को तो मानते हो, अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, अंदर CO2 गैस भी है, अंदर और भी न जाने क्या क्या है। बोलो हाँ या ना। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टिव गैस नहीं है, लेकिन जो CO2 है वो पोलर गैस है। और आप सब जानते हैं CO2 यहाँ पे एसिडिक गैस का काम करने वाला है। CO2 जैसे ही पानी में जाएगा, ये निर्माण करेगा H2CO3 का, और H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है, ये तुरंत अपने H+ आयन में टूट जाएगा। बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? यानी जितना बनेगा सारा टूटने वाला, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो H+ आएगा। बोलो हाँ या ना। और बस शुरू होता है कार्यक्रम यहीं पे, जरा सुनिएगा। आज लोहा है, पानी है, O2 है, और साथ में H+ भी है। हाँ या ना। एक सवाल पूछता हूं, अगर CO2 की जगह कोई दूसरा गैस होता जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, तो शायद H+ आने वाला। यहाँ पे समस्या हमें CO2 से नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हमें समस्या H+ आयन से है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्यों समस्या है सर, दिक्कत क्या है? आओ समझाता हूं। एक बात बताओ, आयरन की लोकेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद है कि नहीं याद है? और शायद जो आयरन है वो हाइड्रोजन के ऊपर है। मैं याद दिलाता हूं, जो कार फेंक कर दो, फे आयरन, जो कार, कोई नहीं सुनो, प्रभात है। तो हाइड्रोजन के ऊपर है कि नीचे है? हाइड्रोजन के ऊपर हुआ तो SRP निगेटिव की पॉजिटिव, यानी SOP, यानी उसकी सेल्फ टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की, ऑक्सीडाइज होने की, यानी वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होना चाहता है। एग्री और नॉट? आज आयरन है, साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन आयरन की सेल्फ प्रवृत्ति है ऑक्सीडाइज होने की। बोलो हाँ या ना। उसी सेल्फ प्रवृत्ति के चक्कर में आयरन तुरंत प्यारे बच्चों यहाँ से Fe से Fe2+ में कन्वर्ट होना चाहता है। लेकिन आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हो, जो मैंने डैनियल सेल में पढ़ाया था, अगर जिंक से जिंक 2+ बना था, अगर जिंक से जिंक 2+, तो जरूर उसके जीवन में इक्विलिब्रियम भी आया था, लेकिन बाद में हमने सॉल्ट ब्रिज लगा के इक्विलिब्रियम तोड़ा था। अगर ये रिएक्शन सदैव चलती रहनी चाहिए, अगर अगर तो शायद इसका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा, उसे किसी न किसी को कंज्यूम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो शायद यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन फर्दर होने वाला। रुकना जरा, आज Fe से Fe2+ बना कि नहीं बना? इसकी सेल्फ टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, रिड्यूस होने की?
ये जो ऑक्सीडेशन हुआ बताओ ये एनोड के जैसा हुआ कि कैथोड के जैसा? शायद मैंने ऐसा पढ़ाया था जहां पर या जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही होता है एनोड। बस खेल शुरू हुआ। किसी का मन था इलेक्ट्रॉन देने का, तो जरूर वहां पे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेना था या ना। आओ जरा देखते हैं इस पूरी कहानी में। और आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आता है। अब एक O2 है, एक H प्लस, एक CO2। CO2 किस में कन्वर्ट हो चुका है? H2CO3 में। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन गैस सबको नजर आ रही है? ऑक्सीजन गैस पे चार्ज बोलो, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है, ऑक्सीजन का मिनिमम। रेडॉक्स के कंसेप्ट पूरे यूज में आपको पढ़ाया था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर रेंज? बोलो हाँ। ऑक्सीडेशन होना है तो इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा तो रिड्यूस होकर अपने लोअर स्टेट पे जाएगा। पानी बना दो चलेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो जीरो, ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन कैथोड की एनोड। बहुत ध्यान से सुनते चलना, सारी कहानी सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन को हमने अभी बैलेंस किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्या इसे हम बैलेंस कर सकते हैं? कितने ऑक्सीजन है? कितने? या तो मैं यहाँ हाफ कर दूं या तो यहाँ 2 कर दूं, बोलो चलेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे 2 पानी लिखा तो क्या 4H प्लस आएगा? यहाँ लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों 4H प्लस, बोलो चलेगा। यहाँ लिख देता हूं मैं 4H प्लस। 1 मिनट, आयन सारे बैलेंस हुए कि नहीं हुए? हो गए। लेकिन आयन के साथ साथ हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता। क्या सबको चार्ज बैलेंस करने का नियम याद है? जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन, जितने का चेंज उतने। ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो जीरो, ऑक्सीजन पे कितने ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन पे, तो 2 ऑक्सीजन पे। क्या मैं यहाँ पे रुको रुको रुको, जब आपने इसको बैलेंस किया तो इसके रिएक्शन में H प्लस आया कि नहीं आया? यानी ये बिना H प्लस के रिड्यूस होने वाला। मैंने आप सबसे एक सवाल कराया था, याद दिलाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल विल चेंज ऑन चेंजिंग पीएच? कितनों को याद है? रेज योर हैंड। विल चेंज ऑन चेंजिंग पीएच। नहीं याद है? चलो याद दिलाता हूं, रुकना। मैंने ऐसे लिखा था Cr2O7 2- से बन रहा है क्रोमियम प्लस 3। याद आया? क्या इसे हमने बैलेंस किया था? यहां था 7 पानी 7 पानी, H प्लस आया था। और जब इसका हमने Q का एक्सप्रेशन लिखा था तो Q के एक्सप्रेशन में नीचे H प्लस आया था, नहीं आया था? यहीं पे एक सवाल पूरी क्लास को कराया था, बताओ क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पीएच के बदलने से बदलेगा? तो आपने कहा था बदलेगा। क्यों? क्योंकि पीएच बदलेगा तो H प्लस बदलेगा, तो Q बदलेगा तो नस्ट इक्वेशन में रिडक्शन पोटेंशियल भी बदले। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर थोड़ा बहुत लॉजिक है तो मेरे एक सवाल का जवाब देना। ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है बैलेंस है कि नहीं है? ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं पूरी क्लास ध्यान से देखना। इसके कितने बच्चे इसका क्यू का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे? क्यू का एक्सप्रेशन, क्यू क्यू रिएक्शन क्वेश्चन यार, नस्ट इक्वेशन भूल गए क्या? याद है ना? बोलू एक लाइन। H प्लस की कंसंट्रेशन के बदलने से इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बदल जाएगा। H प्लस की कंसंट्रेशन बदलने से रिडक्शन पोटेंशियल भी बदल। इसे दिमाग में सेव रखना। एक सवाल पूछता हूं कुछ देर में, ठीक? आओ चलते हैं रस्टिंग। मैं समझा रहा था रस्टिंग क्या होती है, तो मैंने कहा मान लो यहाँ पे लोहा है, पानी है, O2 आया, ऐसा ऐसा हुआ। आज किसी का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? आज किसी का रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेना। आप तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता दे दो, हाँ या ना? क्या आज प्यारे बच्चों में इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकता हूं? सारी बातें रिवाइज हो रही है ना यार? दोनों रिएक्शन को ऐड करने का नियम है इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना। अभी कैंसल हो रहा कि नहीं हो रहा? इसे 2 से मल्टीप्लाई करना। अभी मैं नीचे रिएक्शन लिख दूं, चलेगा? सब लोग बोलना जरा कैसे बनेगी रिएक्शन। 2Fa 4H प्लस प्लस O2 से क्या बना? Fe2 प्लस प्लस 2H2। बताओ कुछ छूट गया क्या? आपका पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए प्यारे बच्चों। शायद यहाँ पे 2Fe2 प्लस आएगा। एक मिनट एक मिनट, Fe के फॉर्म में है कि आयन के फॉर्म में? और आप सब जानते हैं मेटल आयन के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करने वाला। ये जो Fe2 प्लस आप सबके समक्ष आया है, जो कि अपने आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पे सफर थमने वाला नहीं है। ये फिर से करता है रिएक्शन प्यारे बच्चों। Fe2 प्लस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन करता है वहां मौजूद पानी के साथ, और निर्माण होता है Fe2O3,
Fe2O3.XH2 का ये जो आप सबके समक्ष बना है यही कहलाता है प्यारे बच्चों रस्ट। क्या कहलाता है? अब जो पूछू बताना, रस्ट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है Fe2O3 डॉट, बोलो ना यार, आयरन पे चार्ज बोलो, आयरन पे चार्ज बोलो। ये आयरन का मैक्सिमम चार्ज है, मिनिमम है, इससे ज्यादा कहीं होने वाला। सारे सवाल पूछूंगा, एक एक चीज को देखते रहना, एक एक करके सवाल पूछूंगा। अभी मैंने किसका ऑक्सीडेशन किया? आयरन का। किसका रिडक्शन किया? ऑक्सीजन का। किसका रिडक्शन हुआ? याद रखना, सवाल पूछता है रस्टिंग में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। भाई साहब हेलो, किसका रिडक्शन हुआ? अगर ये रिएक्शन आपके सामने जो नीचे लिखी है ये अपने आप में रेडॉक्स है कि नहीं है, और अगर ये रेडॉक्स है तो ये अपने आप में सेल रिएक्शन है कि नहीं है, और अगर ये सेल रिएक्शन का इनॉट सेल होगा कि नहीं होगा, और इनॉट सेल का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है? इनॉट सेल कितने फॉर्मूले पढ़ाए थे? एक फॉर्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई। चलेगा? एक फैक्ट बताता हूं, आप फिर फॉर्मूला लगाना, ठीक? अभी लिख लेना, एक फैक्ट बता रहा हूं, बता दूं। ऑक्सीजन का जो एसआरपी होता है मेरे प्यारे बच्चों, एसआरपी, ऑक्सीजन का एसआरपी लिख रहा हूं मैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट। कितना होता है? मान लो, अरे मान लो ना। इन द सेम वे जो आयरन है उसका एसआरपी होता है मेरे प्यारे बच्चों, एसआरपी माइनस 0.44 वोल्ट। अरे मान लो, मान लिया। क्या आपको मैंने दोनों का एसआरपी दिया है? कितने बच्चे ई नॉट सेल निकाल सकते हैं? रेज योर हैंड। ई नॉट सेल निकाल लोगे? ई नॉट सेल का फॉर्मूला ई नॉट, मुझे बोलने दीजिएगा, जो भी कैथोड है उसका एसआरपी लिखना है, और जो भी एनोड है उसका भी एसआरपी लिखना है। क्या कैथोड का एसआरपी दे रखा है? क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 1.23 वोल्ट है? क्या? हाँ देखो जरा, 1.23 प्लस है कि माइनस? प्लस। अब एनोड का एसआरपी दिया कि एसओपी? पूरी क्लास साथ में नहीं चल रही, भूल गए क्या? भूले तो नहीं ना भाई? और मुझे एनोड का भी क्या लिखना पड़ेगा? एसआरपी। और सर ने क्या दिया है? किस्मत अच्छी है, बोले तो नहीं? ऐसे ही बोलता था मैं तो -0.44। अरे आप देख के हैरान हो जाओगे यार, ये कितना आया? 1 पॉइंट। हैरान हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? हैरान कर दूं? रुको, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुआ था सबसे पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम, लैम्डा इक्वल, ये बढ़ाओ वो घटाओ, याद आया? बाद में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको डैनियल सेल पढ़ाया था। डैनियल सेल का ई नॉट सेल था 1.10 वोल्ट। 1 पॉइंट, और मैंने कुछ ऐसे कहा था 1 वोल्ट। याद है कि नहीं याद आया? इतनी मेहनत के बाद बना था डैनियल सेल मात्र 1 वोल्ट। आप सबके सामने लोहे पे जंग लग रहा है 1.67 वोल्ट, उससे तेज बल्ब जलेगा, जला के देख लेना। नहीं समझे? अरे यहां ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है भाई साहब। तो ये तो अच्छी बात हुई ना यार, जब लोहे का कोरोजन हो रहा है तब भी बल्ब जलाया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज डैनियल सेल से बढ़िया जलने वाला है। अब ये मत कहना साहब 1 पॉइंट, अरे सुनो, वो जो आप 10 रुपए का एवरीडी लाते हो 1.5 वोल्ट होता है, मतलब रिमोट तो चली जाएगा टीवी का। अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब जो मैं कह रहा हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, पूरी क्लास आ जाओ। ये क्या लिखा है? अब कुछ क्वेश्चनिंग चलेगी, देखता हूं कितने ध्यान से आप सुन रहे थे। ये क्या लिखा है? पूरी क्लास ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर, यानी कंसंट्रेशन 1 मोलर होना। रुकिएगा जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, आप सबके सामने जो मैंने रस्टिंग की पिक्चर बनाई है, तो आज रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। ये जो रस्ट बना है, कभी अगर आपने कूलर देखा हो तो कूलर के ऊपर कोई लाल लाल सा जम जाता है, वो जो लाल लाल सा जमा होता है वही लोहा होता है जो Fe2O3 बन चुका है। वो लोहा जो कुछ देर पहले बहुत सख्त था, वो लोहा जो कुछ देर पहले बहुत हार्ड था, वही लोहा कैसे भुरभुरा हो जाता है मात्र इस रस्टिंग के कारण। रुकिएगा, मतलब उस लोहे की पूरी सख्तनेस को किसने खत्म कर दिया? रस्ट ने। ये जो रस्ट है वो भुरभुरा सा होके पूरा कूलर खत्म हो जाता है। भाई साहब नया नया कूलर लाते हो, अभी होगा ना रूम पे कूलर, कूलर उड़े नहीं रहा क्या है? आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए, बिना एसी नीचे बातें नहीं करते, पर एक जमाना जब बच्चे कूलर रखते थे, तो कूलर सुनो ना, कूलर जब नया नया लाओ भाई साहब बढ़िया एकदम चमकता रहता है, एक बारिश एक सावन जाता नहीं, उसके बाद छोटे छोटे होल हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे होल होते हैं, किसी ने पूरे लोहे को खा लिया, ऐसा लगता है उस रस्टिंग ने पूरे लोहे को खा लिया। ये रस्टिंग इतनी बड़ी समस्या है कि बड़े से बड़े जहाज, बड़े से बड़े पुल खत्म हो जाते हैं। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, आज रस्ट क्यों बना?
क्योंकि Fe2+ बना। ना तो Fe2+ बना होता, ना तो ये बना होता। यानी रस्टिंग के पीछे की जो सबसे बड़ी समस्या वो है Fe2+ का बनना, बोलो हाँ या ना। और Fe2+ का बनना यानी आयरन का ऑक्सीडेशन होना, और आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसका क्या हुआ, ना तो कोई रिड्यूस होने के लिए होता, तो ना तो इसका ऑक्सीडेशन होता, और जब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता तो Fe2+ भी बना नहीं होता, Fe2+ बना नहीं होता तो रस्ट भी बना। यानी अगर रस्टिंग को रोकना है तो मुझे Fe को Fe+2 बनने से, और Fe को Fe+2 बनने से रोकने के लिए मुझे इस रिडक्शन रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, और इस रिडक्शन रिएक्शन को रोकने का तरीका है वहां पे H+ नहीं होना, वहां पे O2 नहीं होना। एक सवाल पूछ लो क्या, लोहे को प्योर पानी में रखा गया, लोहे को कोई भी डिजॉल्व गैसेस नहीं है, बताओ लोहे की रस्टिंग होगी कि नहीं होगी? बढ़िया, शानदार सवाल। दूसरा पूछू क्या, लोहे को वैक्यूम में रखा गया, रस्टिंग होगी नहीं होगी? अगला सवाल, लोहे को पानी में रखा गया मगर पानी एसिडिक था, रस्टिंग होगी नहीं होगी? क्या बात है, लोहे को पानी में रखा गया मगर सोल्यूशन बेसिक था, बोलो रस्टिंग होगी नहीं होगी? बेसिक मतलब OH- आयन, दिक्कत H+ से है, OH- आयन से नहीं है। अरे नहीं समझे, यानी अगर लोहे को बेसिक सोल्यूशन में रख दो तो रस्टिंग होने वाली, अरे समझ पा रहे हो क्या? एक सवाल पूछ लूं, एक सॉल्यूशन है, उसका पीएच है 6 मान लो, पीएच 6, 7 से कम, एसिडिक एसिडिक एसिडिक। एक दूसरा सॉल्यूशन लो, पहले वाले का पीएच कितना था? 6, कितना था? और दूसरे का पीएच था 5 मान लो, दोनों में लोहा रखो, रखो ना, एक का पीएच, एक का, ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? क्या बात है, ज्यादा बेसिक कौन हुआ? पर बेसिक कौन है? बेसिक, मगर 6 वाला ज्यादा बेसिक है, मगर बेसिक, अरे बेसिक तब होगा 7 से ज्यादा होगा ना यार। सुनना, 5 और 6 में क्या 5 वाला ज्यादा एसिडिक है? पहला सवाल, दोनों में लोहा रखो, कहां पे करोजन होगा? क्या बात है, कहां पे करोजन की रफ्तार ज्यादा होगी? समझ गए, लिखो जल्दी से। अरे ये रीजन तो नहीं दिया आपने यार, क्यों ज्यादा होगी? H+ आयन ज्यादा तो H+ आयन ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, तो रिडक्शन भी होगा ज्यादा, रिडक्शन होगा ज्यादा तो ऑक्सीडेशन भी होगा ज्यादा, लोहे में जंग लगेगी ज्यादा। कूलर में जंग लगाने से बचाना हो तो जब कूलर में पानी भर रहे हो कभी उसमें थोड़ा सा बेस मिला देना, जंग नहीं लगेगी। देखो लिखो, जल्दी लिखिए, इसमें तो कुछ लिखो। अच्छा हाँ, ये बढ़िया सवाल था, बेस कहाँ मिलेगा? वो भी बताता हूँ, लिख लिया? 10 सेकंड के एक बार देख लो ध्यान से, ठीक, जल्दी लिखो जल्दी। बिल्कुल सही कहा, ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लिखो 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 बच्चों, बिल्कुल बातें नहीं बच्चों, जल्दी से खत्म कर दें इसे। वो मैं जो पूछ रहा था भी सवाल के रूप में लिखवा दूंगा।
पहला सवाल आप सबका वेट कर रहा है। लिख लिया होगा, सवाल के रूप में लिखिएगा। आपका टेस्ट बंद हुआ है तो क्लासेस में भी लिखने की स्पीड कम ही कर दी आपने है। लिख लिया होगा सबने, लिख लो आराम से, लिख लो बेटा, लिख लो। अभी तो सितंबर है पूरा, लिख लो आराम से। लिख लिया होगा सबने। एक सवाल लिखिएगा, इसको भी लिखोगे क्या? जल्दी जल्दी लिखिए। बोलो सवाल। इफ पीएच इंक्रीजेस, इफ पीएच इंक्रीजेस, पीएच बढ़ रहा है, इफ पीएच इंक्रीजेस, फटाफट बता दे, रेट ऑफ करोजन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। लिख लीजिए बच्चों एक बार, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ करोजन घटता जाएगा। और सरल भाषा में कहूं तो जितना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक होगा रेट ऑफ करोजन उतना ज्यादा होगा। सोल्यूशन को बेसिक रखिए, करोजन मतलब बेसिकली रस्टिंग बहुत कम होगा। अगला सवाल, हमने आयरन को पीएच बराबर 8 में रखा है, 8 कम लग रहा है तो 10 लिख लो। लो, हमने लोहे को पीएच बराबर 10 में रखा है, लिख लिया। और सवाल पूछा था वेदर आयरन विल करोड और नॉट, लिख लीजिए आयरन का करोजन होगा कि नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है स्लाइटली होगा। मेरे बच्चे यहाँ पे सारा खेल कंसंट्रेशन का है। अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा रखा है, अभी मैं प्रिवेंशन ऑफ करोजन में आता हूं तो वहां भी पॉइंट लिखाऊंगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं करोजन रोकने में। अभी फिलहाल लॉजिक में चले, जब सॉल्यूशन बेसिक है पीएच बराबर 10, एसिडिक की बेसिक, बेसिक यानी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो जब वहां पे OH माइनस आयन ज्यादा है, मीडियम पूरा बेसिक है, तो करोजन होने वाला नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं होगा। पीएच बराबर 10, आयरन विल करोड और नॉट, तो लिख लेना नो करोजन। यहां पे लोहे का करोजन नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है मगर सवाल ये फ्रेम किए जाते हैं, लिख लिया होगा। अगला सवाल वही जो मैं आपसे पूछ रहा था, आयरन रखा है पीएच बराबर 6 में, आयरन रखा है पीएच बराबर 5 में, बताइए करोजन होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल, करोजन होगा नहीं होगा। सवाल ध्यान से पढ़ना, करोजन तो दोनों में होगा लेकिन कहां करोजन ज्यादा होगा, लिख लेना। इन विच केस मोर करोजन, इन विच केस मोर करोजन मोर रस्टिंग। आपको बताना है कहां पर रस्टिंग ज्यादा होगी। इन विच केस, ये सारे कंसेप्चुअल सवाल कहलाते हैं। इन विच केस मोर रस्टिंग, कहां पे रस्टिंग ज्यादा होगी, जहां पे एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो आंसर होगा पीएच इक्वल टू 5। अगला जो सवाल पूछने वाला हूं बहुत प्यारा सवाल है और शायद ये आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से मैच कर सकता है। मेरा सवाल ये है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, पूरी क्लास से पूछता हूं, जैसे जैसे, तो बताओ रेट ऑफ करोजन बढ़ेगा घटेगा। किसी टेस्ट सीरीज का सवाल है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक पुल बनाया गया, सुनिएगा, एक पुल बनाया गया एक ऐसे शहर में जहां बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, और एक पुल बनाया गया बिल्कुल सेम सेम सब कुछ लेकिन दिल्ली में बनाया गया जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो बताओ रेट ऑफ करोजन कहां ज्यादा होगा, जहां पॉल्यूशन नहीं है, जहां पॉल्यूशन है। लॉजिक चाहिए, लॉजिक। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, जैसे जैसे पॉल्यूशन, क्या वहां पे एसिडिक गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, और जब एसिडिक गैसेस की मात्रा होगी ज्यादा तो घुलेगी भी ज्यादा, तो H प्लस होगा ज्यादा, तो रिडक्शन होगा ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन होगा ज्यादा, तो करोजन होगा ज्यादा। लेकिन अगला सवाल बोलो, क्या ज्यादा ज्यादा चल रहा था। सवाल लिखो, इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस, इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस, इफ पॉल्यूशन इंक्रीजेस, अगर पॉल्यूशन बढ़ता है, देन रेट ऑफ करोजन विल बी, if pollution increases then rate of
कोरोजन विल बी, तो आपको बताना है जो कोरोजन का रेट है वो ज्यादा होगा कम होगा, तो लिख लीजिएगा मोर, मोर साइड में लिख देना ब्रैकेट में, बोलो मोर पॉल्यूशन, मोर पॉल्यूशन, मोर एसिडिक गैसेस, more pollution, more acidic gases, and more H plus, and hence more corrosion. More H plus and hence more corrosion. चलेगा बच्चों? तो कुछ बेसिक बातें थी। अब आओ हम इस समस्या के समाधान पे चर्चा करते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई आपसे कहे आयरन का कोरोजन क्यों होता है, आप कहोगे भाई साहब क्योंकि Fe2O3 बनता है। Fe2O3 क्यों बना? क्योंकि क्या बना? Fe+2। और Fe+2 क्यों बना? क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ इसका। अगर आपको कोरोजन रोकना है, अगर आपको रस्टिंग रोकना है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, किसे रोकना चाहोगे? Fe+2 बनने से रोक दो साहब, Fe+2 बनने से रोक दो, कोरोजन भी रोक। अब Fe+2 बनने से रोके कैसे? कैसे रोके सर? एक तो सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों को आपस में टच में मत आने दो। अगर दोनों आपस में टच में नहीं आएंगे तो ना तो होगा ऑक्सीडेशन, ना तो होगा, तो वही जो आपने बचपन में पढ़ा था कि साहब पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, फलाना ढिमकाना, हाँ या ना। अब ये मेथड में आपसे चर्चा नहीं करूंगा, कुछ अपन हाईली स्किल्ड मेथड बात करते हैं, कुछ अच्छे मेथड बात करते हैं। मुझे कोरोजन रोकना है, मुझे कोरोजन मतलब मुझे रस्टिंग रोकना है, अरे हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, रस्टिंग रोकने का तरीका क्या है? मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। इमेजिन करते हैं ये मेरे पास आयरन है, क्या ये, और मुझे आयरन को Fe+2 बनने से रोकना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं नहीं चाहता हूं कि आयरन Fe+2 बने। हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास, एक बार चेक कर लेता हूं आपको याद है कि नहीं याद है। सबसे ऊपर शायद लिथियम था, मैं लिख देता हूं, आपको याद हो तो अच्छी बात है। लेकर बारात सर की कार, ना मांगो अली महार, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, याद आया? उसके बाद था जो कार फे, ये हमारा आयरन है, राइट? जो कार फेंक दो कोई नहीं सुनो प्रभात है। इतना सबको याद है कि नहीं याद है? अब जो कहने वालों मेरी बात को सुनिएगा, मुझे आयरन को Fe+2 बनने से रोकना है, मुझे आयरन को Fe+2 बनने से, मैं नहीं चाहता हूं कि आयरन Fe+2 बने, मैं नहीं चाहता हूं कि उसका कोरोजन हो। कैसे रोके? एक तो तरीका हो गया भाई साहब पेंट लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, लेकिन ये जो तरीका होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता। जो पेंट होता है वो भी अपने आप में कुछ समय के बाद निकल जाता है, और एक बार जब पेंट निकलता है, कहीं से अपने कूलर को देखिएगा, अगर कहीं से बीच में कहीं से पेंट निकल गया है तो लोहे का जो जंग लगना होता है उस होल से शुरू होता है, और अंदर ही अंदर, बाहर से तो पेंट नजर आता है मगर अंदर ही अंदर पूरा लोहा खत्म हो जाता है। अगर पेंट, ऑयल या ग्रीस वाले मेथड में कहीं से भी एक छोटा सा ऑप्शन बचा तो वहीं से कोरोजन शुरू होता है, और लोहा अंदर ही अंदर ऐसे खत्म होता है कि बाहर बाहर पेंट होता है, अंदर पूरा भुरभुरा होता है। समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन ऐसा ना होने पाए, ऐसा हमने एक नया मेथड सोचा। अब मेथड थे दो, एक वर्ड बोला जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या बोलते हैं? थोड़ा सा समझिएगा, ठीक? इमेजिन करते हैं मेरे पास मार्कर है, क्या ये दिख रहा है क्या? और ये लोहे का बना है मान लो, मुझे इस लोहे को जंग लगने से बचाना है, मतलब मुझे इस आयरन को Fe+2 बनने से बचाना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें किसी दूसरे मेटल की कर देता हूं कोटिंग, किसी दूसरे मेटल की कर देता हूं, किसकी? मेटल की। किस पे कर रहा हूं? और वो मेटल ऐसा होना चाहिए, वो मेटल ऐसा होना, दो शर्त, दो शर्त, वो मेटल ऐसा होना, किसी पास एक रफ पेज है क्या? वो मेटल ऐसा होना चाहिए। मान लो मेरे पास यहाँ पे पेज है, सबको दिख रहा है क्या? छोटा सा पेज है, वो मेटल ऐसा होना चाहिए। इमेजिन करते हैं मुझे इस मेटल की कोटिंग करनी है, मेटल है मान लो, तो जब मैं इस मेटल की कोटिंग करूंगा इसके ऊपर, तो दो शर्त है, ये मेटल या तो इतना ज्यादा रिएक्टिव हो कि आयरन के पहले रिएक्टिव हो, और या तो इतना कम रिएक्टिव हो कि रिएक्शन ही ना करे। अरे हाँ ना, या तो इतना ज्यादा रिएक्टिव हो कि आयरन से पहले, और या तो इतना कम रिएक्टिव हो कि ऑक्सीडेशन ही ना करे। हेलो, अब सुनिएगा ध्यान से, ये लोहा है, मुझे इसको कोरोजन से रोकना है, तो हमने किया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या किया? अब एक सवाल पूरी क्लास से जो पूछूंगा, जो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है एग्जाम में, कि अगर मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो आपको मैं याद दिला देता हूं, कुछ ऐसा सेटअप हुआ करता था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। यहां कोई सोल्यूशन था, याद है? एक तरफ था कैथोड, एक तरफ था कैटायन को चिपकाओ, कैथोड पे एनायन को चिपकाओ, भूले तो नहीं? चलो मान लो जो कैथोड ही हमारा आयरन है, मान लो, चलेगा?
इस पे हमने एक मेटल ले लिया, सोडियम, NaCl लिया, लेट्स इमेजिन मुझे इसके ऊपर सोडियम की कोटिंग करनी है, मान लो ना, मान लिया, तो मैंने सॉल्ट क्या मिलाया, अब NaCl में कैटायन कौन है और एनायन, तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा और इधर कौन जाएगा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, मुझे बचाना किसको, आयरन को, तो आयरन को कैथोड बनाओ कैनोड बनाओ, कैथोड। अगला सवाल, अब अगर NaCl है मेरे प्यारे बच्चों, जब इसकी तरफ Na+ गया तो क्या साथ में पानी भी गया, अब बताओ Na+ और पानी में पहले कौन रिड्यूस होगा, Na+ और पानी में पहले कौन रिड्यूस होगा, किसका SRP ज्यादा, कौन रिड्यूस होगा, मतलब अगर आपने कभी भी NaCl मिलाया तो मुझे नहीं लगता कभी भी इसमें सोडियम की परत चढ़ने वाली है, हमेशा तो हाइड्रोजन गैस से निकलेगी, कभी भी उसका रिडक्शन हो ही नहीं पाएगा। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, क्या बोला मैंने, लोहे को जंग से बचाना है तो केवल ऐसे मेटल की ही कोटिंग करी जाएगी जिनका SRP पानी से ज्यादा है। फिर से अगर सोडियम हुआ तो बताओ इसकी कोटिंग कर पाएंगे, नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि जब भी कोटिंग करने जाओगे तो साथ में पानी होगा, पहले हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा, कभी भी सोडियम की परत चढ़ने वाली, एक बात। दूसरी बात, सोडियम रिएक्टिव बहुत है, अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हैं क्या, तो अगर मुझे कोटिंग करनी है, अगर मुझे, तो ऐसा ही मेटल होना चाहिए जिसका SRP पानी से ज्यादा है, जिसका SRP पानी से, जिंक चलेगा, क्रोमियम चलेगा, आयरन चलेगा, अरे आयरन को तो बचाना है, कैडमियम चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, टिन भी चलेगा। अब सुना ध्यान से, इनमें से कोई एक मेटल चुन लेते, चुन लो, हमने चुना जिंक, चुनो ना यार, तो हमने चुना जिंक और वहां से चुना टिन, सर आपने यही दोनों क्यों चुना, क्योंकि इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में यही यूज होते हैं ज्यादा, हेलो, उसके पीछे कारण है, क्योंकि कैडमियम ये सब काफी या तो महंगे होते हैं, या तो कभी सॉलिड रूप में मिलते नहीं, या तो कभी न कभी कंबाइंड मिलते हैं, हमेशा मेटल के रूप में कौन मिलेगा अपने को, या तो जिंक या तो टिन, चलेगा, अरे चलेगा। अब सबसे पहले मैंने लोहे में कर दी कोटिंग जिंक की, कर दो, किसकी कोटिंग करी, कैसे किया समझ पाए ना, हमने लिया जिंक सल्फेट, लो ना, आके जिंक यहाँ पे चिपक जाएगा, इसके ऊपर धीरे धीरे जिंक की ऐसे परत बन गई, ये जो जिंक की परत बनी इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, ठीक है साहब, लोहे के ऊपर जिंक की परत लगा दो, ठीक है, क्यों परत क्यों लगा रहे, ताकि लोहे का ऑक्सीडेशन ना हो, ताकि लोहे का ऑक्सीडेशन, एक बात बताओ, जो जिंक है वो लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम, यानी अगर कभी रिएक्शन होने की बात आई तो पहले जिंक होगा कि आयरन, यानी अगर मैंने जिंक और आयरन की बैटरी बनाई तो जिंक बनेगा एनोड, आयरन बनेगा, इसका ही हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, एग्री। लेकिन इमेजिन करो मैंने टिन की परत चढ़ा दी, मान लो, अरे मान लो, जब मैंने टिन की परत चढ़ाई तो इमेजिन करते हैं ये जो लोहा है, लोहे के ऊपर किसकी परत आ चुकी है, अब बताओ टिन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि कम, हाँ, डन। पहला सवाल, क्या जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं, चढ़ा, क्या टिन की चढ़ा सकते हैं, जितने भी नीचे हैं सबकी चढ़ा सकते हैं, मैंने दो एलिमेंट चुना, चलेगा। पहला सवाल, जिंक में आओ, फिर इस पे आते हैं, जिंक में आओ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव कि आयरन, तो अगर कभी भी जिंक छोटा सा खुल गया, मान लो ये जिंक की कोटिंग करी थी, मान लो, और बीच में छोटा सा होल हो गया, तो क्या एटमॉस्फेयर आयरन के टच में आया, तो ऑक्सीडेशन आयरन का होगा कि जिंक का ही होगा, आयरन का कभी भी ऑक्सीडेशन होने वाला, क्योंकि जिंक ज्यादा, यहां तक फील आ रहा है। एक बात बताओ, जिंक महंगा है कि लोहा, जिंक, मैं बता देता हूं, जिंक महंगा है कि लोहा, मान लो, तो सस्ता कौन हुआ, हाँ या ना, हाँ लोहा, उसी को आयरन बोलते बेटा, है ना, सस्ता कौन हुआ, हाँ लोहा, ठीक है। तो यार सस्ते को बचाने के लिए आपने महंगी की परत चढ़ा दी, ये तो फिर गोल्ड की परत चढ़ा लेते, तो वो ज्यादा महंगा हो जाता, इतना महंगा अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा, नहीं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात सस्ते महंगे की नहीं है, यहाँ बात है जो काम लोहा कर सकता वो काम जिंक नहीं कर सकता, पुल आप लोहे का ही बना सकते हो, पुल आप और किसी का बना ही नहीं सकते हो, जो हार्डनेस, जो स्टिफनेस, जो स्ट्रेंथ लोहे के पास है और किसी के पास नहीं, या तो फिर टेक्नोलॉजी लॉय बनाओ, हेलो, यहाँ सस्ते को बचाने के लिए महंगे का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ उस सस्ती चीज से बनी जो कृतियां हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इतना महंगा चलता है भाई साहब, जहाज और पुल की कीमत बहुत होती है ना भाई साहब, उसको बचाने थोड़ा खर्चा लगा, कोई दिक्कत नहीं, अब ज्यादा खर्चा कर दो गोल्ड तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, वहां तक नहीं गए लोग, लोगों ने क्या लगा दिया, जिंक। अब हाँ, खैर वो अलग बात है। अब अगला मसला, कुछ कंट्रीज में टिन बहुत सस्ता मिलता है, तो एक सवाल है और एनसीईआरटी में लिखा भी, आपसे पूछता हूं मैं, हमने क्या किया, लोहे के ऊपर टिन की कोटिंग कर दी, कर दो,
अब जो टिन है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, उसकी रिएक्टिविटी वो रिड्यूस ही नहीं होता, ना ऑक्सीडाइज होता। हेलो हेलो, लेकिन अगर कहीं छोटा सा होल हो गया, अगर कहीं छोटा सा, तो भाई साहब फिर कार्यक्रम शुरू होता है करोजन का, और ऐसा खतरनाक वाला खेल चलता है कि अंदर ही अंदर 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 लोहा खत्म, ऊपर ऊपर टिन नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया इन सभी मेटल की तो कोटिंग कर सकते थे, मगर किया किसका जाता है? जिंक का। इसका भी किया जाता है, मगर ध्यान रखना पड़ेगा कहीं पे भी छोटा सा होल नहीं होना, क्योंकि अगर कहीं ऑक्सीजन घुसा तो फिर शुरू होगा तमाशा, अंदर अंदर चलता जाएगा। इज दिस क्लियर? एक बात। दूसरी बात, प्यारे बच्चों, आजकल हम लोग जब ऑयल मंगाते हैं इंडिया में, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, तो बाहर की कंट्रीज से ऑयल वगैरह मंगाते हैं, है ना? लेट्स इमेजिन हमने ऑयल मंगाया दुबई से, मान लो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा दुबई है। अब इंडिया दुबई के बीच में पैक्ट हुआ, भाई साहब वहां से ऑयल आ रहा, मान लो, तो ट्रक में आएगा क्या? हवाई जहाज में आएगा क्या? कितने दिन आएगा? तो लोग किससे आएगा? जहाज से। तो पता चला ऑयल का खर्चा इतना था, यहाँ खरीद ही नहीं पा रहे हैं, बोले आधा खर्चा जहाज में जा रहा है। ऐसा नहीं, अब लोगों ने क्या किया, दुबई इंडिया के बीच में बिछाया पाइपलाइन। क्या बिछाया? बोले एक बार लगाइए, सालों साल चलाइए। यहाँ पे लगाया पाइपलाइन बिछाई। अरे मान लो यार, अब जो पाइपलाइन बिछाई, जरा सुनिएगा, क्या बिछाई? पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो बिछाए वो प्लास्टिक की बिछाई, लोहे की बिछाई? कुछ कह रहे प्लास्टिक की। फिर पता चला दुबई से इंडिया वाले फोन लगा रहे, भाई साहब तेल पहुंचा नहीं। बोले सर चल तो दिया था, बीच में रूट था अफगानिस्तान होते हुए। हाँ, समझे? यानी कि हम प्लास्टिक की पाइप तो नहीं लगा सकते। भाई साहब जो काम लोहा कर सकता है वो काम प्लास्टिक कहां से करेगा यार? तो पाइप तो लोहे की लगानी पड़ेगी। अच्छा, लोहे की बताऊं मैं, लोहे में भी कई कैटेगरी है, बिग आयरन है, रॉट आयरन है, कास्ट आयरन, दुनिया भर की। हाँ या ना? आपने कभी ट्रक वगैरह के जैक देखे? जैक दूर से देखो तो लगता है कितना हल्का होगा, कभी उठाने की कोशिश करो, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हैवीनेस अलग होती है। द रीजन बीइंग उस आयरन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर इतना छोटा सा रॉट आयरन है, इतना छोटा सा, दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? उसका वजन अकेले 1.5-2 किलो हो जाएगा। देखने लगता है छोटा, उठा, अरे ये तो बहुत भारी है। तो आयरन में भी बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें हम लोगों ने पाइप लगा दी, भाई साहब ठीक है, बिछा दिया, बढ़िया अच्छा लोहा लगाया, 100-150 साल चले। अब दिक्कत थी लोहे में कि लोहा है तो बहुत सख्त, लेकिन जंग उसको कर देता है खत्म। अरे हाँ या ना? कितना भी सख्त लोहा हो, अगर एक बार कोरोजन शुरू हुआ तो अंदर ही अंदर 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 खत्म कर देगा। तो हमने पेंट लगाया, ग्रीस लगाया, सब किया, लेकिन वो सब भी कुछ सालों तक ही चलने वाला था। कुछ ऐसा करना था। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता पाइपलाइन बिछाई, हर 10 साल बाद खुदाई करके पाइप ही ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना था कि एक बार लगाइए, सालों साल चलाइए। तो लोगों ने क्या किया? हाँ, लोगों ने क्या किया? अरे सुनो ना यार, उन्होंने क्या किया, इससे आप लोगों ने कभी घर में अर्थिंग होते हुए देखा? अर्थिंग, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, लोहे के साथ कनेक्शन में, लोहे के साथ मोर रिएक्टिव मेटल अटैच करते हैं। अब ये रिएक्टिव मेटल ऐसे हो सकते हैं जो भी उस जगह मिलते हैं। जैसे लेट्स इमेजिन किसी देश से पाइपलाइन बिछ रही थी, वहां मैग्नीशियम खूब मिलता था, मान लो, तो उन्होंने इसके संपर्क में लगा दिया मैग्नीशियम, लगा दिया। ये जो पाइपलाइन है किसकी बिछी है? आयरन की। और ये क्या है? आयरन और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम, बोलो हाँ या ना? जितने भी एल्कली अल्कलाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जहां जो मिला, सोडियम मिला, मैग्नीशियम मिला, कैल्शियम जो मिला लगा दो, चूना पत्थर तो मिल ही जाता है हर जगह। अरे हाँ या ना? तो कैल्शियम एक्सट्रैक्ट कर लगा दिया, लगा दिया ना? बेनिफिट क्या होगा अब बताओ? ये जो आपके सामने मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम व्हाटएवर है, ये जब भी कभी रिएक्शन होगी, अगर कभी हुई, मान लो 150 साल के बाद, मान लो, तो रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन इसका होगा, इसका होगा। जब भी कभी होगा तो ऑक्सीडेशन इसी का होगा, और अगर ऑक्सीडेशन इसका होगा तो इसका क्या होना चाहेगा? रिडक्शन। लेकिन इसका रिडक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि कभी भी Fe-Fe-2 में नहीं बनने वाला है। बोलो हाँ या ना? इसे कहते हैं प्यारे बच्चों, हमने लोहे को आज यहाँ पे कैथोड बनाया कि एनोड बनाया? कैथोड। और इसे क्या बना दिया? एनोड। इसे कहा जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? जब आपने लोहे को कैथोड बना दिया, मतलब किसी मोर रिएक्टिव मेटल को एनोड बना दिया। और इसे ही प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हम किसे बचाना चाहते हैं? लोहे को, आयरन को, हाँ या ना? आयरन को बचाने के लिए क्या हमने मैग्नीशियम को कुर्बान कर दिया? क्या हमने सोडियम को कुर्बान कर दिया? इसे भी कहा जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड। इसे हम किसी को बचाने के लिए किसी को कुर्बान कर रहे हैं, दैट इज सैक्रिफाइस दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये सारे मेथड यूज होते हैं। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? आज यहाँ पे लोहा कैथोड है, कैनोड?
और जो रिएक्टिव मेटल है वो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉपर लगाया होता, मान लो, तो बताओ इसका प्रोटेक्शन होता कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉपर लोहे से कम रिएक्टिव है। वो तो कॉपर और कहता भाई तू ही ऑक्सीडाइज हो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे, हाँ या ना। यानी जब भी इस मेथड को यूज करेंगे हमेशा हमें मोर रिएक्टिव मेटल ही लगाना पड़ेगा। चलेगा बच्चों? एक बार जल्दी से लिख लीजिए जितना लिख सके। वो 3 वाला पॉइंट लिख लेना। चलो मैं लिखवा दूं क्या? देखो प्रिवेंशन में नंबर 1 लिख ले, प्रिवेंशन। एक मेथड और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखता हूं आपके दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। पूछ लो क्या? लोहा लीजिए, उसमें ऊपर ऐसे एल्कलाइन सोल्यूशन लगा दीजिए, तो बताओ कोरोजन रुकेगा नहीं रुकेगा? क्यों क्यों क्यों? और बढ़िया, लिखो जरा प्रिवेंशन नंबर 1। वो मैं पेंट ऑयल नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है? नंबर 1 एल्कलाइन सॉल्यूशन, बिल्कुल ले सकते थे, पैसा हो तो ले लीजिए। कंसेप्ट सिखाया मैंने, नहीं समझ पाए। एक बच्चा मुझसे कह रहा था क्रोमियम भी तो ले सकते थे, ले लो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो अरे आप तो गोल्ड लो यार, आप हाँ, देखो एल्कलाइन सॉल्यूशन। नंबर टू जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग ब्रैकेट लिख देना, गैल्वेनाइजेशन। मैं कॉपी में इसलिए लिखा दे रहा हूं कि कुछ बच्चों की आदत हो जाती है, और होनी भी चाहिए, केवल नोट्स ही बार बार देखते रहते हैं। तो नीट के पहले जब आप नोट्स के पन्ने पलटे ना, तो याद आ जाए सर ने ये भी क्लास में डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज करके जाना है। मतलब वही वाली बात है यार, हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं और कहाँ सवाल है किसी को नहीं पता है। नो वन कैन गारंटीफाई, नो वन कैन। क्या पूछ दे आजकल वो पता नहीं, क्या पता करोजन में यही पूछ दे, समझ पा रहे हो क्या? क्या पता नहीं पूछे। तो एक बार नोट्स में लिखा रहता तो आप जब भी पन्ने पलटे तो आपको याद आएगा सर ने कहा था, एक बार उसे देख के जाना जरूर है। देखिएगा, जिंक गैल्वेनाइजेशन। नंबर 3 कोटिंग ऑफ टिन, हम टिन की कोटिंग भी कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिए या तो पिघले हुए टिन में ऐसे डाल दीजिए लोहे को, तो उसकी कोटिंग हो जाती है, दोनों चलता है। टिन लिख लिया, नीचे पॉइंट लिखना, वी प्रिफर जिंक कोटिंग, हम जिंक कोटिंग को ही प्रिफर करते हैं। वी प्रिफर जिंक कोटिंग, वी प्रिफर जिंक कोटिंग। टिन की कोटिंग में, मैसेज वाली इंग्लिश में लिखना, टिन की कोटिंग में, टिन की कोटिंग में अगर कहीं से, अगर कहीं से कोई ओपनिंग हो जाए, टिन की कोटिंग में अगर कहीं से कोई ओपनिंग हो जाए, अगर कहीं से कोई ओपनिंग हो जाए तो तो रस्टिंग बहुत तेज होती है, तो रस्टिंग बहुत तेज होती है, तो रस्टिंग बहुत तेज होती है। चलेगा? तो अपने को याद रखना है प्यारे बच्चों कि कभी भी हम टिन की कोटिंग, सवाल आपसे पूछ सकते, कर सकते, हाँ कर तो सकते हो, मगर फिजिबल नहीं है, फिर आप उसको बचा के चलो। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना कैथोडिक प्रोटेक्शन, जैसा बना वैसा लिख लीजिएगा जल्दी से। कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है ऑफिशियल तौर पे, अभी बताता हूं आपको। कैथोडिक प्रोटेक्शन लिख लीजिएगा, कहीं साइड में लिख देना, मोर रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल को एनोड बनाते हैं और आयरन एज अ कैथोड। तो सवाल पूछा जाता है क्या आयरन को एज अ कैथोड बना के उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? यस, और आयरन एज कैथोड। अब यहां पे बहुत सारे केस हो सकते हैं, जब आपसे कहा जा रहा है आयरन, तो अपन आयरन के ऊपर ही सोचे, है ना? अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर कहोगे तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाइड्रोजन के जो ऊपर उनका एसआरपी तो नेगेटिव है, मगर कुछ ऐसे भी है जिनकी रिएक्टिविटी आयरन से कम है या ज्यादा है, तो हम आयरन ही ले। पानी बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं, यहां पे ले सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय नहीं लेते थे क्योंकि वहां पे पानी का रिडक्शन पहले हो जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये प्योर मैटर है। लिख लिया होगा सबने? ये जरूर लिखिएगा, मोर रिएक्टिव मेटल को एनोड बनाते हैं और आयरन एज अ कैथोड। चलेगा बच्चों? एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है। आजकल मैं एक सवाल पहले आपसे पूछ लेता हूं, मैंने शायद ऐसा पढ़ाया था,
डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। मैं सारी बातें लिंक करना चाहता हूं, आपने जो पढ़ा है वही सब चल रहा है, बस नाम बदल रहा है। डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, सबको याद है? एक सवाल मैंने कराया था ब्यूटेन के कंबस्शन का, कंबस्शन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? पूछता हूं, देखता हूं कितना आपको याद है। कुछ सवाल पूछ रहा हूं, रिवीजन चलेगा? कंबस्शन रेडॉक्स है कि नहीं है? इंटर की इंट्रा, इंटर की इंट्रा, समय लग रहा है मतलब आप याद नहीं कर रहे हैं। इंटर इंट्रा, बहुत बढ़िया। जी हाँ कंबस्शन, जी हाँ कंबस्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और अगर कोई जलता है तो भी बल्ब जलाया जा। एग्री और नॉट? और शायद हमने एक सवाल भी किया था डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, और मैंने ब्यूटेन को जलाया था, और जहां तक मुझे याद है 40 वोल्ट के आसपास आंसर आता था फिलहाल। आजकल अभी हम लोग चंद्रयान ऊपर गया था, तो हाँ, जब भी ये स्पेस प्रोग्राम जो होते हैं उनमें अक्सर वो लोग जो सेल यूज करते हैं वो हमेशा फ्यूल सेल होता है। और आपके सामने जो फ्यूल सेल है इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्या नाम है? ये वो पहला सेल है ऐसा, ऐसा अमेरिका कहता है, जो अपोलो प्रोग्राम के साथ गया था। मतलब अपोलो मिशन में जो सेल गया था सबसे पहले इंसान के साथ चांद पे, वो कौन था? यही था। अब ये क्या काम करता है आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे फटाफट बता दो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी बीच में OH माइनस है कि नहीं है? एक तरफ से हाइड्रोजन गैस मान लो, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस मान लो, मान लिया। चेक करता हूं आपके कंसेप्ट, कितने बच्चे हैं जो रिएक्शन को लिख के बैलेंस कर लेते हैं? कर लेते हो क्या? जैसे हाइड्रोजन गैस आती है उसकी मुलाकात होती है OH माइनस आयन के साथ, हाइड्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है? और वो निर्माण करता है पानी का। कितने बच्चे रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे? रेजर हैंड कर लोगे ना? ए हाइड्रोजन पे चार्ज बोलो, हाइड्रोजन पे ये रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। फ्यूल सेल में कौन है एनोड? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन आ भी रहा होगा, आप लिख लेना। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा ध्यान से। अभी आया हमारे सामने O2, हेलो, इधर से कौन सी गैस आ रही? चलेगा बच्चों? ऑक्सीजन गैस इस पानी के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके फिर से बना देता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बना रहा है? जरा मुझे बताओ यहाँ पे कितना चार्ज है? कितना है? और यहाँ पे, और यहाँ पे, डन। पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। O2 पे कितना चार्ज है? 0। हाइड्रोजन का क्या हुआ? एनोड कैथोड। O2 पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? तो ये हुआ एनोड, तो ये हुआ। क्या ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये भी सेल काम करेगा? आपको याद रखना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन है एनोड और ऑक्सीजन है कैथोड। चलेगा? इस सेल का एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आप मुझसे डेरिवेशन मत पूछिएगा, सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं, उतना याद रखो। हालांकि एक बार कभी सवाल आया था, दोबारा कभी आया भी नहीं, एम्स का सवाल था। तो अगर ये जो सेल काम करता है इसकी अपनी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इनटू जी नहीं, मॉड के साथ याद रखना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, अच्छा जल्दी लिख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। लास्ट पॉइंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। बस याद रखिएगा यहां पे मॉड के साथ होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको नीट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं इधर उधर के टेस्ट सीरीज पुराने सवालों पे बेस्ड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के सवाल मिले, क्रॉस करना आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने क्या बोला समझे? अगर कभी इधर उधर के टेस्ट सीरीज में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के सवाल मिल जाएं तो उसे क्रॉस कर देना। पहले दिया करते थे, अब देने की आवश्यकता नहीं है। समझ पाए बच्चों? क्या पता वो पुराने सवाल जंबल होके आ जाए। कहां आएंगे ये सोचने का विषय बाद में। तो मैं बता देता हूं, मतलब कभी मिले, कभी किसी बच्चे मुझसे पूछा था इसलिए बता रहा हूं। और समय के साथ सिलेबस जैसा चल रहा वैसा रहिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए तब खुशखबरी सुनाऊंगा। पूछ लो क्या? एक बार एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया और उसमें लिखा था, जहां डेल्टा जी वहां लिखा था NFE। चलेगा? मतलब बच्चा यही रट के जाता है, इसके अलावा कुछ देखता ही नहीं है वो। भाई साहब कभी कभी घुमा के पूछता, वो NFE भी लिख सकता है। डेल्टा जी बराबर NFE याद है ना? मॉड है तो माइनस प्लस का लफड़ा नहीं, केवल प्लस लेके NFE लिख के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लिख लिया होगा? सबने लिख लिया? जल्दी से। हमने पढ़े प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, करोजन।
फटाफट, प्राइमरी सेल में कौन सा एग्जांपल पढ़ाया? ड्राई सेल। आपका ध्यान चाहिए, प्लेस को लिखो जल्दी से। एक सेकंड, एक सेकंड। ये पूरा थ्योरेटिकल हिस्सा बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरेटिकल हिस्सा है और इसे आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। बाकी सब नहीं पढ़ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे पढ़ना है। सोल्यूशन पूरा पढ़वाया था भाई। रेडॉक्स में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स कंपल्सरी बोला था। यहाँ ये हिस्सा बोल रहा हूँ, पूरा रेडॉक्स, पूरा इलेक्ट्रो पढ़ ले, अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फटाफट, दो तरह के सेल पढ़ाए, प्राइमरी एंड पूरी क्लास। कौन रिचार्ज होता है, कौन रिचार्ज नहीं होता? प्राइमरी का एक एग्जांपल कौन सा? ड्राई सेल। सेकेंडरी का लेड स्टोरेज बैटरी। फटाफट दिमाग में चाहिए। प्राइमरी सेल, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। प्राइमरी सेल में, ड्राई सेल में एनोड बोलो जल्दी से। एनोड, एनोड यार ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, यही याद करो ना। कैथोड बोलो, कार्बन या ग्रेफाइट। लेकिन रिडक्शन कार्बन का होता था कि MnO2 का? बढ़िया, याद है? नहीं याद है? उसके बाद प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे अमोनिया गैस बनती है? मगर वो रिलीज, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है ZnNH3 होल 4+2। सबको याद है? लेड स्टोरेज बैटरी में आओ, कितने बच्चों को याद है लेड स्टोरेज बैटरी? सेकेंडरी सेल की प्राइमरी सेल, रिचार्ज होता कि नहीं होता? क्या आप मुझे H2SO4 सॉल्यूशन की डेंसिटी बता दोगे? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना याद होना चाहिए। क्या आपको कंसंट्रेशन याद है? 38%, हाँ या ना? W/W, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या सबको ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद है? नहीं याद है? जब ये डिस्चार्ज होता है, क्या होता है? जब ये डिस्चार्ज होता है तो बिहेव लाइक गैल्वेनिक सेल की इलेक्ट्रोलिटिक? पूरी बच्चों को नहीं याद है यार। याद है कैसे काम करता है? गैल्वेनिक, बहुत बढ़िया। और जब ये रिचार्ज होता है तो डन। उसके बाद मैंने आज कोरोजन पढ़ाया। कोरोजन क्या होता, क्यों होता, कैसे होता, रस्टिंग क्या है, कैसे बनता, सारा फंडा क्लियर है। एसिडिक बेसिक सारे फंडे क्लियर है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, एक ही चीज है, हाँ या ना? फ्यूल सेल हमने पढ़ा हमारे सिलेबस में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोलेंगे, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, और डेल्टा जी की जगह वो NFeB लिख। बहुत बढ़िया, नीचे क्रॉस करिएगा, आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे चैप्टर होता है ऑफिशियली समाप्त, नीचे क्रॉस कर दीजिएगा। इसी के साथ एक नई खुशखबरी आप सबके लिए, नए पन्ने में हेडिंग डालिएगा, लिखते चलिए। आज शुरू करना है, जल्दी जल्दी। क्लास 5 तक है ना? देखो अगले पन्ने में सुनहरे अक्षरों से हेडिंग डालिएगा। आपसे वहां कहीं लिख दो साइड में, NCERT इलेक्ट्रो बैटरी सेक्शन जरूर पढ़े। जहां खत्म हुआ लिख दो NCERT बैटरी जरूर पढ़े, ठीक है। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, अच्छी बात है। समय ना मिले ये जरूर पढ़ना है बस। कहां कहां इंपॉर्टेंट है बताते चल रहा हूं, वो चैप्टर के साथ ही बताते चलता हूं, इसका ध्यान रखिए। चलेगा बच्चों? गहरी सांस लीजिए, कुछ नया सीखने वाले हैं, एक नए सफर पे चलने वाले हैं। शुरू करें क्या? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग सुनहरे अक्षरों से, केमिकल काइनेटिक्स। एक नया चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर बड़ा प्यारा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन चैप्टर को पढ़ना कैसे, थोड़ा सा शुरू में एक लेक्चर वो उसकी रूपरेखा में जाता है, धीरे धीरे फिर हम एक लेक्चर के बाद फ्लो में आ जाते हैं। हर चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी कुछ नए नए शब्दों से शुरू होता है, नए नए टर्म से शुरू होता है, लेकिन यहां से हम अब एक नई धुरी पे चलने वाले, एक नए तरीके से चलने वाले। वो तरीका क्या है समझाता हूं। हमारी केमिस्ट्री के 3 सबसे अहम सवाल, और शायद ये सवाल मैंने पहले भी आपको बताया जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको समझा रहा था। सुनिएगा प्लीज, बी अ गुड लिसनर। हमारी केमिस्ट्री के 3 सबसे अहम सवाल, और हर सवाल पे जन्म लेता है एक बहुत बेहतरीन चैप्टर। इस चैप्टर के साथ हम एक नए सफर पे निकल रहे हैं, और सफर खत्म होगा जहां मैं बोलूंगा वहां पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हुआ था रेडॉक्स से, हेलो, कहानी शुरू हुई थी सॉल्यूशन से, फिर मैंने कहा रेडॉक्स चल जरूर रहा मगर खत्म होगा इलेक्ट्रो में, तो आज रेडॉक्स खत्म हुआ, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो। मतलब रेडॉक्स का सफर इलेक्ट्रो में खत्म होता है। अब जो मैं अगला सफर शुरू कर रहा हूं कहां खत्म होगा जरा ऑब्जर्व करिएगा। हमारी केमिस्ट्री के 3 सबसे अहम सवाल, और इन तीनों सवाल से हर साल सवाल आता ही आता है। और आप PYQ उठा के देख लेना, ऐसा एक भी साल नहीं होगा जब इन तीनों सवालों से सवाल नहीं आएगा। ये 3 सवाल क्या थे?
केमिस्ट्री का सबसे पहला सवाल, आखिर दुनिया में कोई रिएक्शन क्यों होती है? ये लोगों के मन में बहुत पहले से परेशान करता था भाई। क्यों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बना लेता है? क्यों नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लेता है? ये आया कहां से? और लोगों ने इस प्रश्न का जवाब ढूंढना चाहा, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं आखिर क्यों कोई रिएक्शन होती है, जिससे मैं कहूंगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान सुनना, एक सवाल यहां पे बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। और स्पॉन्टेनिटी का जवाब देने के लिए मार्केट में एक बेहतरीन चैप्टर उतरता है जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। और इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको यही सिखाया जाता है, शुरू से लेकर अंत तक सिखाया यही जाता है। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल के हिस्से से तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन एक चैप्टर का मेन हिस्सा होता है ना, सिखाना क्या चाहता है। तो थर्मोडायनेमिक्स यही सिखाना चाहता है कि बच्चा जान जाए, बच्चा समझ जाए आखिर दुनिया में कोई रिएक्शन होती क्यों है। केमिस्ट्री का पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है। केमिस्ट्री का दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक होता है। जिसे मैं इंग्लिश में कहूंगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और मेरी भाषा में कहोगे तो कहोगे कितनी हद तक होता है, कितनी हद। और इसका जवाब देने के लिए प्यारे बच्चों, मार्केट में आया एक नया चैप्टर जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के साथ में आयोनिक फ्री में आता है। समझे कि नहीं समझे? केमिस्ट्री का पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, दूसरा सवाल जब होता है तो कितनी हद तक, और फिर आता है केमिस्ट्री का तीसरा सवाल, कितनी रफ्तार से होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और फिर मार्केट में आता है एक नया चैप्टर जिसका नाम था केमिकल केमिस्ट्री। हम लोग इन तीनों सवालों के जवाब में निकलते हैं। चलो निकलते हैं, निकले क्या? सबसे पहले मैं तीसरे सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। इन तीन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते थर्मो खत्म करेंगे। हमारा सफर कहां शुरू हो रहा है, खत्म कहां होगा? मतलब तीनों चैप्टर आपस में लिंक चलेंगे, चलेगा। थर्मो थोड़ा इंडिपेंडेंट चलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये दोनों बिल्कुल आपस में लिंक चलेंगे। जस्ट क्लियर? तो सफर शुरू होगा तीसरे सवाल से, खत्म होगा, और आप कह सकते हो कि अब हम काइनेटिक्स शुरू करेंगे, एंड देन इक्विलिब्रियम, एंड देन आयोनिक, एंड देन थर्मो। इज दिस क्लियर? शुरू करें क्या? तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर में लिखते चलना साथ में, केमिकल काइनेटिक्स। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ये आपके दिमाग में होना जरूरी है कि हम इस चैप्टर में किस सवाल का जवाब खोज रहे हैं, क्योंकि अक्सर सवाल आपको कंफ्यूज करना चाहता है। सवाल आपको रिएक्शन की स्पीड बता के उसकी स्पॉन्टेनिटी पूछना चाहता है। कैसे? मैं भी बताता हूं। तो आपको लगता है कि हाँ बता सकते हैं, दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, स्पॉन्टेनिटी बताने का काम केमिकल काइनेटिक्स का नहीं, थर्मो का है। स्पीड बताने का काम थर्मो का नहीं, केमिकल काइनेटिक्स का है। केवल यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सवाल आपको घुमाएगा, याद रखना कौन सा कंसेप्ट किस चैप्टर का है, क्यों होता है, कितनी हद तक होता है, किस रफ्तार से होता है रिएक्शन। और इन तीनों सवालों पे जन्म लेते हैं तीन चैप्टर, और ये तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कहते हैं तीनों चैप्टर सवाल आता ही आता है। चलो चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की खोज में, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी चलो चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने, चले क्या? अगर आप प्यारे बच्चों इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं ना, तो एक चीज लेक्चर 1 से लेक्चर आखिर तक हम लेके चलेंगे, वो है आप अपनी एक फैक्ट्री खोलिए अमोनिया की। खोल लीजिए। नहीं बेटा, ये तो लेबोरेटरी थी, लेबोरेटरी नहीं, फैक्ट्री। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी एक फैक्ट्री खोला, मान लो, बोलो ना सब लोग। और अमोनिया की फैक्ट्री में क्या बनेगा? ऑफ कोर्स अमोनिया ही बनेगा। इमेजिन करते हैं अमोनिया की फैक्ट्री है और उसमें अमोनिया बनता है, एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, ठीक है। और अमोनिया की फैक्ट्री में, अमोनिया की फैक्ट्री में अमोनिया की अमोनिया बनता है, और हम अमोनिया बढ़िया से बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, सब बढ़िया चल रहा है। हमारी जो अमोनिया की फैक्ट्री है उसमें अमोनिया की बनने की अपनी एक रफ्तार है। अमोनिया की बनने की एक सिचुएशन की इमेजिन कर रहे हैं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। अपनी अमोनिया की फैक्ट्री है, अमोनिया बनने की रफ्तार है। लेट्स इमेजिन हमारी फैक्ट्री रोज 100 किलो अमोनिया बनाती है, यानी मैं कहूंगा 100 केजी अमोनिया पर डे। ये अमोनिया के बनने की रफ्तार है। क्या वर्ड बोला मैंने? ये अमोनिया के बनने की। और प्रतिदिन रोज कितने किलो अमोनिया बन रहा है? तो अगर हमारी फैक्ट्री 2 दिन चली तो 200, 7 दिन चली तो, अमोनिया की मात्रा अलग सवाल है और अमोनिया की रफ्तार एक अलग सवाल है। अगर हमारी यहाँ अमोनिया की प्रोडक्शन की रफ्तार है 100 केजी अमोनिया पर डे, तो जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हम फैक्ट्री चला सकते हैं, हाँ या ना? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अमोनिया बेचते थे, पैसे कमाते थे, बढ़िया चल रहा था। अचानक से एक दिन मार्केट से डिमांड आ गई, और मार्केट से डिमांड आ गई, भाई साहब हमें चाहिए 500 किलो अमोनिया। पहली सिचुएशन, हमें चाहिए।
तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 5 दिन फैक्ट्री चलाते हैं, हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन डिमांड जो थी वो 500 किलो अमोनिया की नहीं थी, वो 500 किलो अमोनिया पर डे की थी। यानी आपको अमोनिया नहीं बनाना है, आपको एक दिन में 500 किलो अमोनिया बनाना है। तो मुझे बताओ, आपको अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है कि प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ानी है? आप सब कहीं ना कहीं ये तो समझ पाते हैं कि साहब एक दिन में पहले 100 किलो अमोनिया बनता था, अब एक दिन में 500 किलो बनाना है, मतलब मुझे रफ्तार बढ़ाना है। काहे की रफ्तार बढ़ानी है? अमोनिया के बनने की। किसकी रफ्तार बढ़ानी है? अमोनिया की। मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, अभी कोई साइंस का वर्ड नहीं बोला मैंने। अरे हाँ या ना? ये जो बातें कर रहा हूं ये आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही बातें आगे करूंगा, बस फर्क होगा तब एक साइंटिफिक वर्ड के साथ बोलूंगा, अभी बिल्कुल लोकल भाषा में कह रहा हूं, रफ्तार एंड सो ऑन। आज अमोनिया की प्रोडक्शन है 100 किलो अमोनिया पर डे, और मार्केट से डिमांड आ गई 500 केजी अमोनिया पर डे, हाँ या ना? तो ये तो अपने आप होने वाला नहीं है, बोलो हाँ या ना। मुझे अपने फैक्ट्री के प्रोडक्शन को 100 से कितना करना है? 500। कैसे करूं, कैसे रफ्तार को बढ़ाऊं, कैसे रफ्तार को घटाऊं, इन सब बातों पे भी आज हम किस चैप्टर में सीखेंगे? काइनेटिक्स। यानी हम केमिकल काइनेटिक्स में केवल रफ्तार नहीं पढ़ते, हम केवल स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ते, हम ये भी पढ़ते हैं कैसे रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएं और कैसे रिएक्शन रफ्तार को। पहले इसको सेट करो, चलेगा? केमिस्ट्री कितने सवाल? 3। और तीसरा सवाल स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन किस रफ्तार से होती है। तो मैं इस चैप्टर में आपको रफ्तार तो पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा रफ्तार को कैसे बढ़ाएं और रफ्तार कैसे। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट स्टडी, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद। जो केमिकल काइनेटिक्स, थोड़ा जल्दी लिख लेना, केमिकल काइनेटिक जो है वो किन बातों से डील्स करता है? तो नंबर 1 स्पीड ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल साहब, वो रिएक्शन की रफ्तार से डील तो करता है। हम लोग इसे कई बार स्पीड भी बोलते हैं, हम लोग कई बार इसे वेलोसिटी भी बोलते हैं। बच्चों, ये आपकी फिजिक्स वाले वेलोसिटी से बिल्कुल अलग है, यहाँ कोई भी डायरेक्शन नहीं सोचना है आपको। इसे हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, और इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है, कैसे रफ्तार होती है, क्यों रफ्तार होती है, और फिर दूसरा सवाल कैसे रफ्तार को बढ़ाएं, कैसे रफ्तार को घटाएं। तो लिखना, डील्स विद नंबर 1 स्पीड ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। बस 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 लिख दो, नंबर 2 फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। अरे वो मेडिकल के बच्चे नहीं है, कुछ नहीं आता, लिखो फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इस चैप्टर में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाई जाएगी, और वो ये, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन की अपनी कोई मैकेनिज्म है, किसी भी रिएक्शन की अपनी कोई है? लिखो लिखो, तो आज आप पढ़ने नहीं आए थे क्या? अरे अरे उनका अलग सिस्टम, इधर आइए। फैक्टर्स इफेक्टिंग, लिख लो, बस बस लिख लो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैं आपको इस चैप्टर में ये भी समझाऊंगा किस प्रकार से किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम जज करते हैं, कैसे बताते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और ये भी सिखाऊंगा कौन सी मैकेनिज्म सही है नहीं है, वो कैसे पता करते हैं, सभी बातें करेंगे। तो बेसिकली दिमाग में सेट कर लो, इस चैप्टर में हम कितने हिस्से हैं? 3। इलेक्ट्रो कितने हिस्से थे? 4। याद है कि नहीं याद है? और इस चैप्टर में कितने हिस्से होने वाले? 3। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 फैक्टर्स, नंबर 3 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। चलेगा? शुरू करें पढ़ना। बढ़िया माहौल है बाहर, बाहर बढ़िया माहौल है। तो आज आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है क्या? पहली क्लास हुई ना प्रॉपर? बस लिखो जरा, लास्ट में आपका फंडे है, लास्ट में फंडे। वो मैं कुछ बता रहा था, भी लिखवा दिया हूं, समझाने के बाद लिखवाता। कितनी, आपका पेपर तो बंद हो ही रखा है, और ऐसे करोगे तो भाई साहब कहाँ गाड़ी जाएगी? पढ़ते तो रहिए कम से कम, है ना? 10 मिनट में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
वो आपका आज मूड है ही नहीं वो वाला, और जब मूड नहीं है तो फिर मजा नहीं आता ऐसा। पर आखिरी में आपका फंडे है ना यार, तो ऐसे कैसे बातें कर रहे, बिल्कुल है फंडे, है फंडे है। नहीं है। अभी बुधवार को आपने फंडे मनाया था, जब फंडे होता है तब तो आप उठ के चल देते हो, और जब पढ़ने की बारी आती है तो कहते हो फंडे फंडे ऐसा। तो प्यारे बच्चों, अब देखो मैं आपको कुछ डांट के समझाऊं तो अच्छा लगेगा नहीं, खुद ही समझ जाइए। लास्ट क्लास में बिल्कुल आपके लिए रंगारंग कार्यक्रम है शायद। हाँ? चलो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, अभी क्लास खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ जो मस्ती वस्ती नहीं करते बोले अरे यार नहीं हमें पढ़ना नहीं, बिल्कुल आपको डांट के पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप खुद से अंदर से आए तो अच्छी बात है ना यार। नहीं, तो लास्ट में आपका फंडे रखा गया, निश्चित रहिए, ठीक है नहीं बताया आपको, आपको फन की क्या आवश्यकता है, चलो पढ़ो। हाँ, पढ़ाई करें। तो काइनेटिक्स में हम लोग बेसिकली हम लोग हम लोग बेसिकली 3 सवाल या 3 सेक्शन पे पढ़ते हैं। सबसे पहला स्पीड ऑफ रिएक्शन, और दूसरा फैक्टर्स, और तीसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटे से शब्द को समझना होगा, आखिर स्पीड है क्या। जब हम स्पीड कहते हैं उसका मतलब क्या है, जब हम रेट कहते हैं उसका मतलब क्या है, उस मतलब को समझते हैं और फिर धीरे धीरे इस कहानी को समझते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ध्यान सुनना प्लीज। अगर आपने दिमाग में ये रख के पढ़ा कि मुझे आता था, तो मैं जो बीच बीच में कंसेप्ट बताऊंगा वो फिर आप छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 101% यकीन है आप में से बहुत सारे बच्चों को रेट का फॉर्मूला याद होगा, नो डाउट। लेकिन क्योंकि अभी आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, तो मैं कुछ और बताऊंगा, सुनना। जब यही इक्विलिब्रियम पढ़ के पढ़ते हैं तो कुछ वो सारी पॉइंट नहीं बोलता हूँ। हर चीज चैप्टर के हिसाब से चलती रहती है। तो एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड को लिखते चलिए, और ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मुझे आता था, वरना वो बीच में जो हल्का सा एक डेप्थ कंसेप्ट बताऊंगा आप छोड़ दोगे। समझ पा रहे हैं क्या। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक्स में हम बेसिकली इन्हीं 3 चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं, आखिर रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है। जब भी बोलूं मैं स्पीड, तो स्पीड का एक सिंपल सा मतलब है रफ्तार। क्या मतलब है, किसी भी रिएक्शन की रफ्तार निकाले कैसे। और अगर आप किसी रिएक्शन की रफ्तार निकालना चाहते हो, इसको थोड़ा समझना। जब भी आपसे रिएक्शन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिएक्शन, तो आप सबके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर आ जाती है, भाई साहब कोई रिएक्शन है मतलब उसमें कोई रिएक्टेंट है और कोई प्रोडक्ट है, बोलो हाँ या ना। सब लोग जरा बोर्ड पे आइएगा प्लीज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, एक कॉमन सेंस की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन शुरू होती है, मतलब जिस वक्त आप हाथ में रिएक्टेंट लेते हो, उसे हम टी बराबर 0 कहते हैं। बताओ टी बराबर 0 पे केवल रिएक्टेंट होता है कि केवल प्रोडक्ट होता है, सफर शुरू कहां से है। इतना तो हर बच्चा मानता, बोलो हाँ या ना। टी बराबर 0 पे शुरू में केवल 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 रिएक्टेंट का अमाउंट होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट घटता जाता है और प्रोडक्ट। इसे मैं कुछ ऐसे कहूंगा प्यारे बच्चों, समय के साथ ये घट रहा है, बोलो हाँ या ना, और समय के साथ ये बढ़ रहा, बोलो हाँ या ना। आज जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कोई रिएक्टेंट होता है, उसमें कोई प्रोडक्ट होता है, किसी के घटने की रफ्तार होती है तो किसी के बढ़ने की रफ्तार होती है। एग्री और नॉट। समय के साथ कोई घट रहा है, समय के साथ कोई बढ़ रहा है। जरा ऑब्जर्व करिएगा जो मैं कहने वाला हूं, और इस पूरी रिएक्शन की भी अपनी एक रफ्तार होती है। जब सर कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, जब सर कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये समझ में आता है किसी रिएक्शन की रफ्तार। आखिर रिएक्शन की रफ्तार से मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आखिर रेट है क्या, आखिर स्पीड है क्या। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आगाज होता है टर्मिनोलॉजी के साथ, और पहला शब्द जो आप सबके सामने वो है रेट। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट वर्ड दैट इज रेट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट वर्ड दैट इज रेट।
लिखते चलिएगा। रेट का मतलब क्या है? जब हम रेट कहते हैं प्यारे बच्चों, तो रेट का एक बहुत सरल सा मतलब है। वो सरल सा मतलब क्या है, जरा सुनिएगा। सब लोग बोर्ड पे आगे क्या? आगे क्या? आपने बचपन में सुना होगा प्यारे बच्चों, स्पीड सुना था, और अभी भी सुना ही होगा, सुन ही रहे होंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। और अभी आप लोगों ने टॉपिक सुना होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। सुना कि नहीं सुना? एक होता है, हाँ, मैं दोनों से क्या लिंक करना चाहता हूं सुनिए, क्योंकि आपने दोनों चैप्टर पढ़े हैं या पढ़ रहे होंगे। फिजिक्स में ये चल रहा होगा, यहाँ ये चला था या चलेगा, जो भी है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और आज मैंने आपके सामने बोला है स्पीड। जब आप स्पीड पढ़ते हो तो स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? लेकिन जब आप रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हो तो कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता है। जब भी कभी भी किसी चीज को, जब भी कभी भी किसी किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है, किसी के हमेशा प्यारे बच्चों वो रेट बन जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी हम रेट पढ़ते हैं हमेशा 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 हमारे काइनेटिक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में है। लेकिन दिमाग में ये कंसेप्ट मत बनाना कि रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। रेट यानी कि रफ्तार, यानी कि स्पीड। जब भी कभी आप रेट कहते हैं तो रेट का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, चेंज इन समथिंग। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेट चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग। चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग with respect to some other thing। किसी भी चीज के अंदर चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, यही कहलाता है रेट, यही कहलाता है स्पीड। हाँ, ये बात अलग है कि जाने अनजाने में वो जो दूसरी चीज है वो आज समय होने वाली है। लेकिन अगर कभी असर्शन रीजन का सवाल बन जाए और बोले कि रेट हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो कहना नहीं ऐसा। आपके सिलेबस में ही रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है भाई। अरे हाँ या ना? तो बच्चे के दिमाग में होता है कि जो रेट होता है हमेशा समय के रिस्पेक्ट में, नहीं, ऐसा नहीं है। चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सम अदर थिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? रेट। लेकिन आज किसके रिस्पेक्ट बदल रही चीजें? टाइम। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं प्यारे बच्चों, जिसे हम कह रहे हैं रेट, रेट का मतलब यहाँ पे रफ्तार है। अरे बोलो ना, मतलब किसी भी चीज में चेंज किसी के रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज में चेंज किसी के, वही क्या कहलाएगा? आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में रिएक्शन होंगी, हाँ या ना? जब भी कोई रिएक्शन होती है तो मुझे बताओ, मैंने आपके सामने लिखा ए से बना बी, मान लो ए से बना पी, टी बराबर 0 पे, इसका अपना मोल होगा कि नहीं होगा? इसका अपना कंसंट्रेशन होगा नहीं होगा? इसका अपना प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अगर ये गैसियस रिएक्शन है तो इसका अपना प्रेशर भी होगा, बोलो हाँ या ना? समय के साथ इसका मोल घटेगा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन प्रेशर भी। इन द सेम वे समय के साथ इसका मोल, इसका कंसंट्रेशन, इसका प्रेशर। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आज इस पूरी रिएक्शन में, इस पूरी केमिस्ट्री में समय के साथ बदलेगा तो क्या बदलेगा? या तो बदलेगा मोल, या तो बदलेगा कंसंट्रेशन, या तो बदलेगा प्रेशर। एग्री? तो मैंने कहा जो रेट है वो है चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सम। तो मैं कह सकता हूं सरल भाषा में जो रेट है वो क्या है प्यारे बच्चों? चेंज इन, क्या बोल पाएंगे? क्या मोल, या तो कंसंट्रेशन, या तो प्रेशर। लिख लीजिएगा, चेंज इन मोल और कंसंट्रेशन और प्रेशर, मगर किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कभी हम कंसंट्रेशन, प्रेशर या मोल में चेंज पढ़ते हैं समय के रिस्पेक्ट में, वही प्यारे बच्चों कहलाता है रेट। रुको जरा, फिजिक्स में जब भी आपको चेंज लिखना होता है तो क्या उसे हमेशा डेल्टा से लिखते हैं? डेल्टा चेंज है कि नहीं है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। एग्री और नॉट? यानी मुझे अगर रेट लिखना है तो मैं कह सकता हूं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ऐसा कह दूं चलेगा? एक मिनट रुकिएगा जरा। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन, मैं किसे परिभाषित कर रहा हूं? मैंने कहा अगर आप स्पीड ऑफ रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले स्पीड को समझो, सबसे पहले वेलोसिटी को समझो, सबसे पहले तीनों पर्यायवाची है कि नहीं है। तो मैं आपको रेट का मतलब बता रहा हूं। रेट का बहुत सिंपल सा मतलब है चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर थिंग, हाँ या ना? बस याद रखना हमेशा समय है कोई जरूरी, क्योंकि आपके सिलेबस में ही रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है। इज दिस क्लियर? तो मुझे एक फॉर्मूला बनाना था, मैंने कहा चेंज, चेंज का मतलब है डेल्टा चलेगा। आज केमिस्ट्री में क्या क्या बदलेगा? या तो बदलेगा मोल, या तो बदलेगा, या तो बदलेगा। एग्री और नॉट? तो मैं आपके सामने रेट का फॉर्मूला लिख दूं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, चलेगा? मैं आपके सामने लिख दूं रेट का फॉर्मूला डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, चलेगा? मैं आपके सामने लिख दूं रेट का फॉर्मूला डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बोलो चलेगा नहीं चलेगा? अरे हाँ या ना?
एक बार लिखते चलना, रेट डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एक मिनट, समझते हैं मैंने क्या सिखाया। डेल्टा का मतलब है चेंज, या तो कंसंट्रेशन में चेंज निकाल लो, या तो मोल में, या तो एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सब लोग जरा बोर्ड पे आइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हम सब के सामने रिएक्शन हो रही, सब लोग बोर्ड पे आइए। और जो रिएक्शन हो रही है वही अपनी फेमस रिएक्शन अमोनिया की फैक्ट्री का, N2 प्लस 3H2 से बना दो 2NH3, चलेगा? सब लोग बोर्ड पे आइए जरा आगे। ये जो N2 है रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? और अमोनिया T बराबर 0 पर, मतलब जब रिएक्शन की शुरुआत हुई, रिएक्शन की शुरुआत में केवल रिएक्टेंट होगा, एग्री? प्रोडक्ट होगा 0, एग्री? मान लो T बराबर 0 के अमोनिया के थे 10 मोल, मान लो बच्चों, अरे मानो ना यार। और मान लो ये जिस बर्तन में रिएक्शन हो रही थी वो बर्तन का वॉल्यूम था 1 लीटर, मानिए, मान लिया। कितना था वॉल्यूम? और इसके कितने मोल थे? जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसके मोल घटेंगे कि बढ़ेंगे? और जब ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। डन है। लेट्स इमेजिन टी बराबर 5 सेकंड पर, मान लो इसके मोल हो गए 5 मोल। कितने हो गए? कितने थे? कितने बचे? यानी कितने घटे? चेंज बता सकते नहीं बता सकते? चलेगा। अगर मैं आपसे नाइट्रोजन का रेट पूछूं, नाइट्रोजन का रेट, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे बच्चों? व्हाट विल बी द रेट ऑफ नाइट्रोजन, बताइए जरा। एक मिनट, एक मिनट, मैंने क्या लिखा? मुझे निकालना है रेट। रेट का मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, का मतलब फाइनल माइनस, हमेशा याद रखना फाइनल ये है कि फाइनल ये है। बढ़िया, शानदार। तो क्या प्यारे बच्चों रेट लिख दूं मैं 5 माइनस 10, चलेगा? डिवाइड किससे करूं? 5 माइनस 0, और जिसे मैं 5 भी लिख सकता हूं, हाँ या ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आया बोलना जरा? -5/5 विच कम्स आउट -1 मोल। अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मोल पर लीटर पर सेकंड, हाँ या ना? एक मिनट रुकना जरा, ये रेट कितना आया? रेट बोले तो रफ्तार, रेट बोले तो रफ्तार, है तो है, नहीं है तो? ये रफ्तार नेगेटिव का मतलब क्या है? रफ्तार एक फिजिकल चीज है कि इमेजिनरी चीज है? वेट एक इमेजिनरी चीज है कि फिजिकल चीज है? लेंथ एक इमेजिनरी चीज है, फिजिकल चीज है? और जो फिजिकल चीजें हैं या तो वो है या तो वो, उनके निगेटिव होने कोई सेंस? आज रेट निगेटिव आया कि नहीं आया? लेकिन हमने जो अभी हम कंसेप्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, अभी मैं शब्दों को समझा रहा हूं, मैं आपको रेट वर्ड का मतलब बता रहा हूं। रेट का परिभाषा यही था, तो फॉर्मूला तो यही होना चाहिए ना यार। और अगर फॉर्मूला ये है तो फिर तो निगेटिव आना चाहिए, बोलो हाँ या ना? लेकिन निगेटिव आना लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? क्यों इलॉजिकल है? सर रेट रफ्तार है, या तो किसी के जाने की रफ्तार है या तो किसी के आने की रफ्तार है। रफ्तार है तो है, नहीं है तो नहीं है। रफ्तार नेगेटिव का कोई सीन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर नेगेटिव आया है हमें तो इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना? अब इसे पॉजिटिव करने का हमने तरकीब क्या लगाया, जरा सुनिएगा। सुनो ध्यान से, आधी जनता क्या कहती है और मैं क्या कहने वाला। मैं इसके पहले माइनस साइन लगा दूं, क्या लगा दूं? माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं? ताकि ये निगेटिव रहे कि पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव। अब दुनिया क्या कहती है जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर अच्छा, नाइट्रोजन रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? और रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा, उसका फाइनल हमेशा इससे छोटा होगा। और जब जब फाइनल छोटा होगा तब तब मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, एग्री और नॉट? एक लाइन कहता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, कह दूं क्या? अगर रिएक्टेंट है, क्या बोला मैंने? तो रिएक्टेंट का रेट, रिएक्टेंट का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। बोलो ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? माइनस लगाया माइनस बनाने के लिए, माइनस लगाया प्लस बनाने के लिए, माइनस लगाया प्लस, क्योंकि रेट कभी निगेटिव। ये वाला पॉइंट लिखना, रिएक्टेंट का रेट अपनी बिल हो गई क्या? माइनस, नेक्स्ट क्लास से फुल पेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और नीचे लिख लेना प्रोडक्ट का रेट, प्रोडक्ट का रेट, प्रोडक्ट का रेट प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, प्रोडक्ट का रेट प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। नीचे पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, प्रोडक्ट का रेट
प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट का रेट प्लस डेल्टा सी बाई, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बस यहीं पे छोड़ देना, बाकी समझाता हूं नेक्स्ट क्लास में। रेट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव, अब क्या होगा कैसे होगा विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मत कर दो, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गाना सैटरडे कभी आखिरी क्लास मिलेंगे तो सुना दोगा यार, ऐसा भी क्या, रोज तो फंडे है आपका आजकल।